हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ये देखिए वीडियो आपकी है कि रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर 2025, ठीक ना। अभ्यास हेतु ये प्रश्न था, तो इसको मैं यहाँ पर आपका देखिए प्रश्न नंबर 2 का पूरा करा दिया था। प्रश्न नंबर 3 में आकर हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन आंसर दोनों यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए H2SO4 का एक नमूना 94% WV यानी कि द्रव्यमान आयतन है, द्रव्यमान बटे आयतन है, और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए, ठीक ना। इस विलयन की क्या निकालना है आपको, मोललता निकालना है, ठीक है। तो मोललता बराबर फार्मूला आपका होता है W/1000 अपान में स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये विलायक का होता है बाहर, ठीक ना। केजी में होता है, लेकिन ये ग्राम में क्यों लिखें, क्योंकि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये विलेय होता है, ये आपका अणुभार होता है। तो यहाँ पर न अणुभार दिया है, विलेय का मान न दिया है, और न ही इस कैपिटल W का मान दिया है। तो यहाँ पर आपको मान निकालना पड़ेगा, विलेय का मान आपको निकालना। देखिए विलेय का मान दिया है यहाँ पर। तो देखिए एक फार्मूला होता है, जब ये घनत्व तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दे घनत्व वाला, तो क्या करेंगे, फार्मूला ये वाला आप लोग लगाएंगे। पहले D बराबर, देखिए ये डेंसिटी होती है, जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, क्वेश्चन फार्मूला द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व आपका कितना दिया है, 1.84। तो 1.84 बराबर द्रव्यमान बटे 100। ये 100 कहाँ से आया, जो 94% था, इसी को प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 100 94/100 होगा ना। प्रतिशत को 100 से मल्टीप्लाई करने पर प्रतिशत हट जाता है, ठीक है, भाग देने पर। तो यहाँ पर 94 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए जो आपका ये 94 है, ये क्या है, स्मॉल W है, यानी कि विलेय का भार है। और जो ये आपका 100 है, ये आयतन है, किसका, विलयन का आयतन इतना दिया है, ठीक ना। तो जब इसका मल्टीप्लाई इधर जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये दशमलव है, 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, और देखिए 184 हो जाएगा। तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 184। तो ये कैपिटल W का जब मान निकालेंगे, तो पूरे द्रव्यमान में से जो रहेगा प्रतिशत, जो भार रहेगा आपका कितना है, 94% है, उसी विलेय को घटा देंगे तो आपका मान आ जाएगा। तो ये देखिए ये पूरा विलयन है, ठीक ना। जो 84 है, ये 84 जो है 184, ये पूरा आपका विलयन है। और जब इसमें विलेय घटाएंगे तो विलायक आपका निकल जाएगा, यानी कि कैपिटल W का मान निकालने के लिए ये सब क्रियाकलाप हुआ है, ठीक है। तो 184 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 94 घटा देंगे तो 90 बच जाएगा, 90 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका विलायक का मान आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग समझ पा रहे हैं ना, बढ़िया से कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अणुभार अब निकालेंगे किसका, H2SO4 का, जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है ना। ये देखिए यहाँ पर H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, सबकी जो संख्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका H है वो कितना है, 2 है। तो इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, और इसकी जो संख्या होगी कितनी होगी, द्रव्यमान अणुभार कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है, तो 16 चौको 64, ये सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98। कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा मॉलिक्यूलर मॉस, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यम बराबर, यहाँ पर आप फार्मूले पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबका मान हम लोग रख लिए हैं। स्मॉल W का मान आपका 94 आया, यहाँ पर 94 है। विलेय का मान 1000 मल्टीप्लाई बटे में यम का मान कितना है, यहाँ पर देखिए 98 आया है। और यहाँ पर 90 किसका मान है, विलायक का मान। सबका मान रखें, 1 जीरो से 1 जीरो काटें, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किए, 94 100/882 हो गया। उसके बाद हम लोग भाग करेंगे तो आ जाएगा 10.6, और कुछ भी जाएगा तो यहाँ पर आपको जो जाएगा उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 10.6 हम खाली लिखिए, मोल प्रति केजी, ये आपका आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर तीसरे के क का, प्रश्न नंबर तीसरे का क का आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, प्रथम नियम क्या है, देखिए प्रथम नियम है कि विद्युत अपघटन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। जो विलयन में आपका आवेश जो प्रवाहित होता है, क्यू जो आपका प्रवाहित होता है ना, जो
मान होता है विलयन का, जो विलयन होता है उसके समानुपाती होता है। देखिए, विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को आपको बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अगल बगल दिख जा रहा है तो उससे आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे दिख गया, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए W समानुपाते क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। Q क्या है, आपका आवेश है। और देखिए W बराबर जब लिखेंगे तो एक नियतांक स्थिरांक लगाएंगे Z। Z क्या है, एक स्थिरांक है प्रथम नियम का, फैराडे के नियम का। ठीक है, तो यहाँ पर Q हो जाएगा Z इंटू क्यू। Z बराबर आपका क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो यहाँ पर W बराबर Z इंटू आई टी। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक ना, आई इंटू टी होता है, इतना होता है। ठीक है, इतना होता है। आप लोग कहाँ पढ़े होंगे, आप लोग इसको आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे, अब इसको 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में बार बार आता रहता है क्वेश्चन, मतलब सूत्र। प्रश्न नंबर कह रहे हैं कि दूसरा नियम है फैराडे का द्वितीय नियम क्या कह रहा है। द्वितीय नियम है जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्टियों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों या विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब आप किसी विलयन को लेंगे तो W से, और जब तुल्यांक लेंगे तो E से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए किसके समानुपाती होती है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा जो होती है उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती है, या फिर विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती। बात एक ही है, तुल्यांकी द्रव्यमानों कहिए तभी वही बात है, विद्युत रासायनिक तुल्यांकों कहिए तभी वही बात है। ठीक है, इसके समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए W1 समानुपाती E1 एंड W2 समानुपाती E2। जब इसको हम लोग बराबर में करेंगे तो W1 बराबर K क्या है, एक स्थिरांक है, फैराडे स्थिरांक हो गया द्वितीय नियम का। तो यहाँ पर देखिए W1 इक्वल टू K इंटू E1, ठीक है ना, E1। तो W2 इक्वल टू K E2। ठीक है, जब दोनों को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए W1 अपान W2 इक्वल टू, और ये के E1 अपान के E2, तो के से के कैंसिल होगा तो बचेगा W1 अपान W2 बराबर बचेगा E1 अपान E2। ये आपका क्या आ जाएगा, फैराडे का द्वितीय नियम आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। बस इसमें परिभाषा ही लिखना था, हम लोग इसमें कुछ फार्मूले भी इसके बता दिए हैं कि आप लोग को जानकारी होती रहे। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं ग वाले पर। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका है प्रश्न नंबर 3 का ग है। अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आपको PDF मिल जाएगा 7460012763। ठीक ना, ये नंबर है आपका, मेरा नंबर है 74612763। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, खरीदना पड़ेगा उसको। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। कह रहा है संक्रमण तत्व और उप संयोजन संख्या। संक्रमण तत्व क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। बस ये बात है, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, अगर पूछ दे कि क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये तत्व S ब्लॉक के तत्वों एवं P ब्लॉक के तत्वों के मध्य संक्रमण का कार्य करते हैं। जो ये तत्व होते हैं आपके, ये तत्व क्या करते हैं, जो S ब्लॉक होता है और P ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, दोनों के बीच क्या करते हैं, संक्रमण का कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, n से 1, d की पावर 1 से लेके 10, और n है जो संख्या दर्शाता है, या यस की पावर 1 से 2। ठीक ना, यानी कि यस के ऊपर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, और डी के ऊपर 1 से लेकर 10 के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है। n-1 ये कोई संख्या है, n 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। ठीक ना, तो इतना होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद हम लोग चलते हैं उप सहसंयोजक संख्या पर। तो उप सहसंयोजन संख्या देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि किसी संकुल यौगिक में, संकुल मतलब कॉम्प्लेक्स, एक कंपाउंड है, किसी संकुल यौगिक में, जैसे यहाँ पर दिया है संकुल यौगिक, ठीक ना, यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु
लिगेंडों द्वारा जितने उपसंयोजक बंध से जुड़ा होता है यौगिक की उपसंयोजक संख्या कहलाती है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर समझाऊंगा बहुत ही बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पीटीए क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। इसमें लिगेंड कौन है, Cn NH3 और Cl है। ये आपके क्या है, चारों क्या है, ये आपके लिगेंड है, क्योंकि यही केंद्रीय धातु परमाणु से चारों जुड़े हुए हैं। और जितने बांड से, संयोजन बांड से जुड़े होंगे, 1 2 3 4 बांड, 4 बांड से जुड़े हैं, तो 4 क्या हो जाएगी, उप संयोजक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। आई होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की घ पर। प्रश्न नंबर 3 का घ क्या कह रहा है, देखिए Cr यानी कि क्रोमियम है। क्रोमियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी Zn से कम क्यों होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, कि जो क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम, उसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन एनर्जी, एक एंथैल्पी माने एनर्जी होती है, तो वो जो एनर्जी होती है Zn से कम क्यों होती है। एंथैल्पी जो होती है, आयनन एंथैल्पी, वो Zn से कम क्यों होती है। तो यहाँ पर बहुत ही सटीक भाषा में हम लिखे हैं कि क्रोमियम Cr, जिसकी ये क्या है, एक इसका प्रतीक है क्रोमियम का। क्रोमियम जो इसका प्रतीक Cr है कि प्रथम आयनन एंथैल्पी जिंक यानी कि Zn की तुलना में कम होती है। अब क्यों कम होती है, ये भी जान लीजिए। क्योंकि Cr में, यानी कि कुकुर Cr नहीं है, Cr कुकुर वाला नहीं है, तो Cr जो है क्रोमियम है। ठीक है, तो क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद 3d5 विन्यास बनता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, यानी कि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 3d5 4s1 में जाता है। ठीक ना, 4s जाता है, 4s2 4s1 ऐसे जाता है ना इसमें। तो उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो यही बचेगा, 3d5 बचेगा। जो 4s होगा उसी में का इलेक्ट्रॉन हटेगा, विन्यास बनता है जो स्थिर होता है। ठीक ना, ये क्या होता है, ये स्थिर होता है। वही बात है कि जिंक, अब वही देखिए जिंक में क्या होता है, जिंक में इलेक्ट्रॉन को स्थिर 3d10 4s2 ये पूरा भरा हुआ है, 4s2 है, 3d10 है, विन्यास के 4s कक्षक से हटाना होता है। यानी कि जो आपका इसमें का इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये 4s से हटाएंगे। किसमें से हटाएंगे, 4s से हटाएंगे, हटाना होता है, जिससे आयनन एंथैल्पी जो होती है इसकी ज़्यादा होती है, किससे, क्रोमियम से। तो क्रोमियम की एंथैल्पी कम हो गई, किससे, Zn से। ठीक ना, यही बात होती है। उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में का है कि इसी में का दूसरा है, कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग सामान्यतः अभिक्रिया के दौरान घटता जाता है, क्यों। जब अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान जो अभिक्रिया का वेग होता है, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, तो होने के बाद जो हो रही अभिक्रिया एक ओर से और एक ओर से घटता हुआ जा रहा है, क्या उसका वेग घटता हुआ क्यों जाता है, क्यों घटता जाता है, यही बताना है। तो यहाँ देखिए, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। जो अभिक्रिया का वेग होता है ना, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, वो विलयन कितना सांद्र है। ठीक ना, तो सांद्रता पर निर्भर करता है। और अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है। जब अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता घटेगी तो क्या होगा, उसका वेग भी घटेगा। इसलिए अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग घटता जाता है। ठीक ना, जब अभिक्रिया की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा, अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्यों, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया का वेग घटेगा। सांद्रता जब घटेगी तब वेग भी घटेगा, और वेग घटेगा तो सांद्रता भी घटेगी। अगर पहले वेग नहीं घटेगा, पहले सांद्रता घटेगी उसके बाद वेग घटेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपका प्रश्न नंबर 3 वाला, जो प्रश्न नंबर 3 का घ था, या फिर प्रश्न नंबर 3 का क ख ग घ, चारों क्वेश्चन आपको एकदम बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और आई होप कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। लाइक करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।